नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है और बाकी के हैं, इसमें एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी आर्मी इस प्रकार की वेब सीरीज दिखाई जा रही हैं जो भारत को, भारतीय संस्कृति को ग्लोबल लेवल पर बदनाम कर रही हैं। नाम लिया उन्होंने कहा कि ये लीला है, सेक्रेड गेम्स है, घोल है, कुछ ऐसे कॉमेडी शोज हैं जो बहुत ही खराब ढंग से भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में दिखा रहे हैं। तब ध्यान में आया कि देखा जाए कि ये है क्या, क्योंकि अब तक तो टीनेजर्स ही नेटफ्लिक्स पर रहे, अब तक तो वही बच्चे जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, नेटफ्लिक्स पर रहे। हमारे पास समय ही नहीं रहा कभी ये सीरीज देखने का भी। 17 मई 2020 को वेब सीरीज नेटफ्लिक्स का ट्रेलर लॉन्च हुआ और ट्रेलर में क्या दिखाया गया कि हुमा कुरैशी एक हिंदू महिला है, उसकी शादी एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ होती है, जो बच्ची पैदा होती है वो हिंदू मुस्लिम मिक्स ब्लड की बच्ची है। उस बच्ची को, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम के संयोग से पैदा होती है, वहां का जो एक हिंदू राष्ट्र है उसकी सरकार है, यानी आर्यव्रत एक काल्पनिक जगह है, तो उसकी सरकार उठा कर ले जाती है कि इसको हम ठीक करेंगे। ये आर्यव्रत का जो साम्राज्य है ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, ये हिंदुत्व की बात करता है, ये सांप्रदायिक है, ये हिटलर शाही को बढ़ावा देता है और जय आर्यव्रत बोलकर ये मुस्लिम्स को मारते हैं और दंगा करते हैं। एक हिंदू राज्य है, ये एक फासिस्ट सरकार है और जहां मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इतना अच्छा सीरियल और ऐसी बातें परोसी जा रही हैं, यानी सॉफ्ट हिंदू हेट्रेड परोसी जा रही है, जहां हिंदू को शैतान दिखाया जा रहा है और मुस्लिम को बेचारा दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट सीरियल सेक्रेड गेम्स, जो सेक्रेड गेम्स सीरियल है उसमें दिखाया गया है बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल के साधु हैं और वो साधु क्या कर रहे हैं, वो साधु कम है, आध्यात्मिक कम है, वो बिजनेसमैन ज्यादा है। और वो क्या कर रहे हैं, वो मुंबई पे न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहे हैं और वहां बेचारे मुसलमान सफर कर रहे हैं। वहां सिख पुलिस ऑफिसर है जो इन बेचारे बेकसूर मुस्लिम्स का फेक एनकाउंटर जो होता है उनके सपोर्ट में आता है, और जो अपर कास्ट वहां हिंदू ऑफिसर्स हैं वो सब इसके खिलाफ हो जाते हैं। यानी हिंदू टेरर का जो सॉफ्ट प्रोपेगेंडा जो कांग्रेस ने यूपीए के टाइम पर रखा वो आज बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे हमारी नई जनरेशन को परोसा जा रहा है। किसने बनाया ये सीक्रेट गेम्स, तो ध्यान आया इसके डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, जिनके ट्विटर अकाउंट पे आप देखेंगे तो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदुत्व, एंटी सीएए, ये सारी बातें ध्यान में आती हैं। तो नीम के पेड़ पे तो निमोली ही लगेगी ना। तीसरा मैं बताती हूं, इसके बाद जो ध्यान आया, घोल नाम के एक सीरियल है नेटफ्लिक्स के ऊपर। हम लोगों को शायद बहुतों को पता भी नहीं होगा इसके बारे में कि किस प्रकार से ये जो पूरा इकोसिस्टम था जिसने आज तक भारत के माइंड स्पेस पर कब्जा किया हुआ था, आज ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के लिए कंटेंट बना रहा है, सीरीज बना रहा है। हमारे बच्चे, हम सोचते हैं अरे पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, पर बीच बीच में जब सीरीज देखते हैं तो अपने इंडिविजुअल स्क्रीन पर ये सब देख रहे हैं, इनके माइंड कैसे पॉल्यूट हो रहे हैं। नेक्स्ट सीरियल आता है घोल, GHOUL। इसमें दिखाया गया है कि हिंदुत्व की फासिस्ट स्टेट है, सर्विलेंस की स्टेट है, टोटलिटेरियन स्टेट है। ये ताक झांक करती है, जो व्यक्ति के पर्सनल लाइफ है उसमें दखल देती है। डिटेंशन कैंप्स है, कोई अगर इस सरकार का विरोध करता है तो उन प्रोफेसर्स को, इन विरोधियों को, उन स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, उन ऑपोजिशन लीडर्स को इन डिटेंशन कैंप्स में फेंक दिया जाता है। आर्मी के पास तो एब्सोल्यूट पावर्स हैं कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलता है 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है इन डिटेंशन कैंप्स के अंदर। कहानी बड़ी प्यारी है। कहानी शुरू होती है कि राधिका आप्टे नाम की एक मुस्लिम लड़की है वहां पर, जो रियल में राधिका आप्टे है पर यहाँ एक मुस्लिम महिला बनी है। वो अपने आप को लॉयल प्रूव करना चाहती है, मैं तो राष्ट्रभक्त हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ, प्रूव करना चाहती है। वो मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करती है, उसकी पोस्टिंग डिटेंशन कैंप में की जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रिजनर्स हैं।
उस डिटेंशन कैंप का नाम रखा जाता है मेघदूत 31। मेघदूत क्या था? रियल में इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑपरेशन का नाम था, जो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को वापस लेने के लिए था ऑपरेशन, वो मेघदूत था। और यहां डिटेंशन कैंप का नाम रखा जाता है। वो दिखाते हैं सारे जो हिंदू ऑफिसर्स हैं वो अपर कास्ट हिंदू ऑफिसर्स हैं, और इस देशभक्त मुस्लिम ऑफिसर को वो शक की निगाहों से देखते हैं। वहां किसी गाड़ी में कोई मुस्लिम जा रहा है तो पूछा जाता है, रोककर पुलिस वाला पूछता है, कहीं तुम गाय की तस्करी तो नहीं कर रहे हो? यानी ऐसा परोसा जा रहा है कि जो हिंदुओं की सरकार होगी, शायद प्रैक्टिस में मोदी सरकार, वो ऐसी है जो सर्विलेंस कर रही है, वो ऐसी जो डिटेंशन कैंप्स चलाती है, वो ऐसी है जो केवल हिंदुत्व की बात करती है और मुस्लिम विरोधी है। और किसको दिखाया जा रहा है? हमारे आपके बच्चों को दिखाया जा रहा है, और हमें पता भी नहीं है कौन है जो ये दिखा रहे हैं। ये हमें ध्यान आएगा वही है जो अर्बन नक्सल जिहादी इकोसिस्टम के लोग हैं। इनको ध्यान आ रहा है कि सड़क पर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, हम टेलीविजन के माध्यम से बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। बॉलीवुड में तन्हा जी जैसी, बेबी जैसी मूवीज बन रही है, परमाणु जैसी मूवीज बन रही हैं, कहां जाएं? तो जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वहां जाते हैं और भारत की जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट करते हैं। क्या आई है तेलुगु फिल्म कृष्ण लीला, यानी कृष्ण एक फ्लर्ट दिखाए गए हैं जिनके बहुत सी महिलाओं से संबंध है। कृष्ण और राधा के लिटिल न्यूड सीन्स दिखाए गए हैं। ये कृष्ण जो 11 साल की आयु तक ही तो थे वहां वृंदावन में, उसके बाद तो चले गए थे। जो कृष्ण लीला हुई वो 11 साल की आयु तक तो हुई। ये कौन बताएगा? कृष्ण लीला के नाम पे इतना भद्दा मजाक। अगला आता है रसभरी सीरियल, बच्ची का उत्तेजक नाच, उसमें कितने सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बताए जा रहे हैं, इतनी हेट परोसी जा रही है। ये हेट केवल हिंदुओं के अगेंस्ट में नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है, आर्मी के अगेंस्ट में नहीं है, ये मोदी जी के अगेंस्ट में है, ये बीजेपी के अगेंस्ट में है, हमारे कल्चर के अगेंस्ट में है, हमारी संस्कृति के अगेंस्ट में है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान किया जा रहा है, लगातार दिखा रहे हैं। जहां हिंदू एक्स्ट्रा होते हैं, बढ़ जाते हैं, वहां ये शैतान हो जाते हैं, और जो मुस्लिम है वो बेचारे और विक्टिम्स हो जाते हैं। हमें आइडिया ही नहीं है, क्योंकि लॉ तो है पर लॉ इन पर लागू नहीं हो रहा है। लॉ कहता है, आर्टिकल 19 कहता है कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे भी है, आपको भी है, डायरेक्टर को भी है, प्रोड्यूसर को भी है, एक्टर को भी है, एक्ट्रेस को भी है। लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप किसी की अवमानना नहीं कर सकते, मानहानि नहीं कर सकते, आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, आप हिंसा नहीं भड़का सकते, आप किसी भी धर्म को, जाति को गाली नहीं दे सकते, देवी देवताओं को गलत ढंग से दिखा नहीं सकते, महिला का अपमान नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी जगह जेल में है। यदि आप ये सब करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, तो आपके खिलाफ जो लगेंगे वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस मौजूद हैं कि यदि कोई व्यक्ति शब्दों से, बोलने से, लिखने से, चित्रों के माध्यम से नफरत फैलाते हैं धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति, राज्य, भाषा के आधार पर, तो ये अपराध है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस हैं। पर इन सब नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्लेटफॉर्म्स पे ये लागू ही नहीं होते हैं। ये जो चाहे वो कर रहे हैं, ये इस देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती सभी सीरियल्स बुरे हैं, बहुत से अच्छे सीरियल्स भी हैं, लेकिन जो खराब सीरियल्स हैं, इतना ऑपोजिशन किया गया तभी उसको ना हटा रहे हैं, ना ठीक कर रहे हैं। हमारे आपके बच्चे जब कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, उनको लगता है इट्स ओके, इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, तो कहते हैं इट्स ओके, क्योंकि जो लोग ये बोल रहे हैं उनके भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
क्यों उनका माइंड ऐसा कंडीशन किया जा रहा है? मेरी सहेली मुझे कहती है कि मोनिका, हम लोग तो हमारे जिया के मेंबर्स हैं जो संस्कृति के लिए खड़ी होती है, पर हमारी बच्ची जब से इतने बढ़िया कॉलेज में गई है कि मेरे हाथ से निकल गई है। पता नहीं कैसी कैसी बात करती है, ऐसा लगता है कि देश के विरोध में खड़ी हो रही है। ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। तो ये इस कारण से हो रहा है कि जो 1967 में इंदिरा गांधी जी को सत्ता वापस रखने के लिए कम्युनिस्टों का सहारा लेना पड़ा, तब तो ये तय हुआ था कि जो पॉलिटिकल स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस में तो कांग्रेस रहेगी, जो माइंड स्पेस है यानी यूनिवर्सिटीज है, जर्नलिस्ट के इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, यहां पर कम्युनिस्ट को दे दिए गए, यूनिवर्सिटीज दे दी गई, जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स दे दिए गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दे दी गई। वो सिलेबस तय करते हैं जी, कोर्स करिकुलम तय करते हैं, किस पे रिसर्च होगी, किस पे नहीं होगी, किस पे किताब लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी। तो मार्क्स, लेनिन और माओ तो पढ़ाया गया, अकबर द ग्रेट तो पढ़ाया गया, पर भारतीय संस्कृति, सभ्यता कुछ नहीं पढ़ाई गई। यही जो इस प्रकार का पढ़ने के बाद जो थिएटर में आए, जो बॉलीवुड में आए, जो सॉन्ग राइटर्स बने, डायरेक्टर्स बने, एक्टर्स बने, प्रोड्यूसर्स बने, उन्होंने सॉफ्ट हिंदू हेट्रेड परोसा। आपको ध्यान है, आपने दीवार देखी थी, जो अमिताभ बच्चन की कितनी बढ़िया मूवी थी, 1975 में दीवार मूवी थी, पर आपको क्या ध्यान है, उस दीवार मूवी में एक रहीम चाचा हुआ करते थे। वो अंधे थे, वो 5 समय के नमाजी थे, वो मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते थे। उन्होंने एक बिल्ला दिया, 786 नंबर का बिल्ला अमिताभ बच्चन को दिया। अमिताभ बच्चन धर्म में विश्वास नहीं करता था। माँ जो निरुपमा रॉय थी, वो मंदिर जाया करती थी, ये तो मंदिर के बाहर ही खड़ा रहता था। लेकिन उसने उनसे वो बिल्ला लिया, रहीम चाचा से, अपनी जेब में वो बिल्ला डाला। 2 बार गोली लगी, पर उस बिल्ले के कारण से गोली उसके आर पार नहीं हुई, वो बच गया। लेकिन वही अमिताभ बच्चन आखिर में जाता है, शिव मंदिर में जाता है, कहता है, भोलेनाथ, तुम मेरे कुकर्मों की सजा मेरी माँ को क्यों दे रहे हो? यानी जो शिवाजी है वो तो पनिशिंग गॉड है, वो तो पनिशमेंट देते हैं, और बाकी तो 786 तो बहुत ही अच्छा नंबर है जो हमें बचाता है। ऐसा परोसा गया, हमें ध्यान ही नहीं आया कि क्या परोसा जा रहा है। उस समय से ट्रेंड शुरू हो गया कि पिक्चर में तो एक रहीम चाचा तो जरूर होगा, लेकिन एक धूर्त ब्राह्मण भी होगा, जो ढोंगी होगा, जो धूर्त होगा, महिलाओं के साथ वही भी चार करेगा। मैंने अभी केदारनाथ मूवी देखी, छुट्टियां थी, लॉकडाउन था, केदारनाथ मूवी देखी। मुझे लगा एक तीर्थ स्थान के बारे में है, अच्छी स्टोरी है, कुछ तीर्थ स्थान की महिमा का भी ध्यान में आएगा। एक्टर एक्ट्रेसेस अच्छे थे, टॉप मोस्ट थे, सारा अली खान थे और सुशांत सिंह राजपूत थे। पर पिक्चर देखकर ऐसा लगा खून उबाले मार रहा है। कारण क्या है कि सारा अली खान को दिखाया गया कि केदारनाथ के पंडितों की बेटी है, जिन पंडितों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पे तो 3 स्टार होटल शुरू करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को दिखाया गया बेचारा गरीब अच्छा सा मुसलमान कुली है, जो तीर्थ यात्रियों को वहां तक ले जाता है, सबकी सहायता करता है, सबका भला करता है, बम बम बोले बोलता है, और आखिर में दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और मर जाता है। इतना जो सॉफ्ट परोसा जा रहा है हिंदू हेट्रेड, आप देखिए, देखकर खून उबाले मार रहा था। लेकिन हमारे बच्चे रोज इसको देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं देख रहे हैं। अब कारण क्या है कि आप देखिए कि ओटीटी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ZEE5 है, हॉटस्टार है, वूट है, एरोस नाउ है, ये सब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वीडियो ऑन डिमांड आता है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कोई भी रेगुलेशन इन पर लागू नहीं होती। जो मूवीज हैं उनको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत वो रेगुलेट होती हैं। मैं तो स्वयं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं इन एक्ट्स को पढ़ती हूँ। जो टीवी का भी कंटेंट है, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत वो रेगुलेट होता है। नहीं तो जो न्यूज है वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वहां न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, और जो नॉन न्यूज का कंटेंट है टेलीविजन पे,
उसको ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल करती है रेगुलेट। पर इन प्लेटफॉर्म्स का क्या? अभी एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कहा गया कि जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम है, इस पे अनरेगुलेटेड कंटेंट आ रहा है, अनसर्टिफाइड आ रहा है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, वायलेंट है, कुछ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और बाकी लोगों के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताओ हम इनको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ठीक है, ये कंटेंट तो परोसा जा रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, 67 से एक तो सॉफ्ट हिंदू हेट्रेड दी जा रही है कि हिंदू कहना ये कट्टरता की निशानी है, और जो 5 वक्त का नमाजी है वो रहीम चाचा बहुत ही बढ़िया है, मुस्लिम यानी एक भला व्यक्ति है। ये पोर्ट्रेल अब तक किया गया है इस पूरे इकोसिस्टम के द्वारा, पर इसका बहुत प्रभाव धरती पर तो नहीं आता। किसने कहा है नहीं आता जी? अभी दिल्ली में दंगे होके हटे हैं, आपको पता है। हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, हम 5 लोग, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस, जो हमारी अपनी संस्था है, हम वहां दंगों की साइट पर गए, हम वहां विक्टिम से मिले, हमने वहां जले हुए घर देखे, हमने वहां लोगों से बात की जिनके घर में मौतें हुई हैं जी। हमने वहां सब बात की और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। और जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट दी है सरकार को, आपको मालूम है चार्जशीट भी जो आई है वही कह रही है, क्योंकि ग्राउंड बोलता है। और ग्राउंड क्या बोल रहा है? ग्राउंड बोल रहा है कि जब सीएए का जो कानून लेकर आई सरकार दिसंबर में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कानून कहता है कि पड़ोसी 3 इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां की प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो 5 साल से प्रताड़ित होकर भारत आ गए थे, भारत में रह गए थे, उनको नागरिकता दी जाए। पर सभी स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को, यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्कॉलर्स को भड़का दिया गया, इसके खिलाफ भड़का दिया गया कि ये एंटी मुस्लिम है। जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। बेचारे बच्चों को पता ही नहीं चला, जैसे ही वो सड़कों पर आए, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, जिहादी हैं, ये उस भीड़ में घुसे, बसें जलाई, घर जलाया। लेकिन जब पुलिस ने डंडे मारे इनको, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, शाहीन बाग टाइप के धरने किए। ये स्ट्रेटजी नंबर 2 थी इनकी। और जब स्ट्रेटजी को चेंज किया, महिलाओं और बच्चों को आगे किया ना, वहां शाहीन बाग में पीछे कॉन्स्टिट्यूशन रखा, तिरंगा झंडा रखा, सामने अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे फेसेस लेकर आए, जो सेक्युलर फेसेस थे। पर असल में जो भाषणों का कंटेंट था, हमारे घर के बच्चे देख ही नहीं पाए, हम देख ही नहीं पाए। वो एंटी मोदी नहीं, एंटी हिंदुत्व कंटेंट था। वहां से जो स्लोगन्स आ रहे थे, क्या जिन्ना वाली आजादी, जो औरतें 99% वहां थी वो बुरके में थी, और क्या स्लोगन्स थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्त बिरयानी मिल रही है, हमारे अपने घरों के बच्चे वहां जा रहे थे, उनको दिख नहीं रहा था कि 6 साल के 7 साल के बच्चों के वीडियोस आ रहे हैं कि मोदी अमित शाह को मारेंगे, क्योंकि ये जो है ये हमें मुस्लिम्स को डिटेंशन कैंप्स में डाल देंगे, हमें कपड़ा नहीं देंगे, हमें खाना नहीं देगा, हमें बोलने नहीं देंगे। ये 6-6, 7 साल के बच्चों को हेट्रेड परोसा जा रहा था। स्लोगन्स जो थे, हिंदुओं की कब्र खुदेगी, काफिरों की कब्र खुदेगी, एएमयू की धरती पर शाहीन बाग धरने को वर्ल्ड के जितने जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से लोग कवर करने आ रहे थे। बीबीसी भी आ रही थी, न्यूयॉर्क टाइम्स भी आ रही थी। तो जैसे ही उनको लगा कि पुलिस अभी भी सामने नहीं आई, पुलिस ने हमको, महिलाओं को मारा नहीं, हमने इसको वर्ल्ड क्लास न्यूज नहीं बनाया, क्या किया जाए? स्ट्रेटजी चेंज की गई, सड़कों पर आए, मेट्रो को जाम किया कि चक्का जाम होगा, दूसरी ओर से प्रतिक्रिया आएगी, दंगा भड़केगा। करते करते आखिरी स्टेज आई 24-25 फरवरी को, दिल्ली में दंगा भड़का। दिल्ली ने कहा पिछले 20-30 साल से दंगा देखा था, वो दंगा भड़का। वो नहीं भड़का रहे थे जो सड़क पर पत्थर मार रहे थे, वो दिमाग कहीं और थे। 3 टीयर्स थे, 3 लेवल्स थे। एक जो सड़क पे खड़ा होके पत्थर मार रहे हैं, उनके ऊपर जो उनके गठनायक हैं, जो ग्रुप लीडर्स हैं, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट, उनको पॉलिटिकल लीडर्स मैनेज कर रहे हैं। और तीसरे थे ये जो वामपंथी ब्रेन्स है ना, जो मीडिया में बैठे हैं, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर्स बैठे हैं,
जो लॉयर्स हैं ये उसको मैनेज कर रहे थे। दे वर द ब्रेन्स बिहाइंड दिस एंटायर दंगा। आप देखिए जो चार्जशीट पुलिस की आई है ना, चार्जशीट क्लियरली कह रही है प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेसी थी। उमर खालिद और ऐसे लोगों ने भाषण दिया 24-25 फरवरी को ट्रंप आएगा, हम बड़ा कुछ प्लान करेंगे। उसके बाद खालिद सैफी को 1 करोड़ 10 लाख दिया गया, जाओ और ताहिर हुसैन को दे के आओ जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है। उस आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कन्फेस किया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बैंक अकाउंट्स देखे गए हैं। उसने ये 1 करोड़ 10 लाख रुपया एंटी सीए के प्रोटेस्टर्स को दिया गया। जहां जहां प्रोटेस्ट वहां वहां पैसा दिया गया, राइटिंग के लिए लोगों को दिया गया, दंगा करने के लिए। और जो दंगे का सामान है अपनी छतों के ऊपर, पेट्रोल बॉम्ब्स, एसिड बॉम्ब्स, गुलेल, ईंट, पत्थर सब जमा किया गया। यानी आप देखिए जो धीरे धीरे एंटी हिंदू सेंटिमेंट दिया जाता है, उसके बाद जब सीए कोई भी कानून या कोई भी स्टेप लेती है सरकार, तो क्योंकि डेमोक्रेटिकली प्रजातंत्र के माध्यम से आप हरा नहीं पाए, आप इलेक्शंस में हरा नहीं पाए, तो एक सा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं जहां आपके और हमारे घर के बच्चे जा रहे हैं और कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर, तिरंगा है वहां पर, गाना बजाना हो रहा है। उनको दिखता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हमें ग्राउंड रिपोर्ट में दिख गया, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस जिया को पुलिस ने चार्जशीट में दे दिया, लेकिन हमारे घर के बच्चों को कौन बताएगा। उनको अभी भी इन सीरियल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है, अरे आर्यव्रत जो है, जो हिंदू राष्ट्र है, वहां तो मुसलमानों के लिए जगह ही नहीं है, वो तो फासिस्ट स्टेट है जो सबको मारती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम हमारे बच्चों का ध्यान रखें। बहुत आवश्यक है कि आप और मैं, हम जिस भी कैपेसिटी में हैं, जो भी हमारा सामर्थ्य है, हम अच्छा लिख सकते हैं तो अच्छे आर्टिकल्स लिखें। हु आर वी, हु एम आई, हम कौन हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के बारे में हम लिखें, हम इस पर वीडियोस बनाएं। हम गा सकते हैं तो इस पर गाने लिखें, गाने गाएं। हम पिक्चर बना सकते हैं तो तान्हा जी जैसी पिक्चर बनाएं, परमाणु जैसी पिक्चर बनाएं। हम एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ऐसा कंटेंट जनरेट करें। ये जो हमारी पूरी की पूरी जनरेशन है ना, ये जानना चाहती है हम कौन है। अब तक वामपंथ ने इनको जो दिखाया है ये वही देख पा रहे हैं बेचारे। आप देखिए 1925 में राष्ट्रवादी शक्तियों की भी स्थापना हुई थी, 1925 में वामपंथियों की भी स्थापना हुई थी। पर ये जो वामपंथी पार्टीज हिंदुस्तान में है, ये कहाँ है? ये केरला में, मीडिया में और थोड़ी बहुत जेएनयू के अलावा कहीं बचे नहीं है। लेकिन आज जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो पूरे हिंदुस्तान में है और गाजे बाजे के साथ पूरे दुनिया में अपना लोहा जमाए हुए हैं। तो ये जो वामपंथ आगे बढ़ रहा था, जिसको मैं माओवाद कहूंगी, वामपंथ तो बचा ही नहीं है, ये तो माओवाद है। तो ये माओवाद के सामने दो ही कठिनाइयां आई, दो ही धक्के इनको लगे। पहला जो 2014 में मोदी की सरकार आ गई, वो मोदी सरकार कहती है डेमोक्रेसी है भैया, तुम नक्सल्स को मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में टीवी में खड़ा करोगे तो 10 टीवी चैनल्स और हैं जहां वाकई जो लोग विक्टिम्स हैं, जो लोग मानव अधिकार की बात करते हैं, वो भी खड़े होंगे। वन साइडेड नरेटिव नहीं चलेगा, सबके सबको जगा दो। इसलिए इनका वन साइडेड नरेटिव ध्वस्त हुआ। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हुआ, वो प्रिंट मीडिया में भी हुआ, वो अपने इकोसिस्टम में भी हुआ। दूसरा जो धक्का लगा वो है सोशल मीडिया का। वो प्रेरणा मीडिया जैसे संस्थान है, वो हम और आप हैं। जो लोग मोहताज नहीं है इनके न्यूज़पेपर्स के, इनके चैनल्स पे कि हम जब बोलते हैं, लिखते हैं, प्लीज हमें प्लेटफॉर्म दीजिए। नहीं, आज हम ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हैं। हमारा अपना प्लेटफॉर्म है जहां लाखों लोग फॉलो करते हैं। हम कुछ भी लिखते हैं, उसकी इंस्टेंट प्रतिक्रिया आती है कि तुम ठीक कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। हमारा प्लेटफॉर्म ही आज हमारी आवाज है और ये आम भारतीय के पास उसका अपना प्लेटफॉर्म है जी। आम भारतीय बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, उसके लिखने में, बोलने में दम है, तो लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं, इन पर कोई मोहताजी नहीं है।
तो मोदी सरकार आई और सोशल मीडिया आया, इनका वन साइडेड जो ऑनस्लॉट चल रहा था, नरेटिव चल रहा था, वो बंद हुआ। आप देखिए नेटफ्लिक्स, अमेज़न और बाकी ऐसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे भी जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी आर्मी सीरियल्स आ रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चलता है नेटफ्लिक्स के ट्विटर के ऊपर, बॉयकॉट नेटफ्लिक्स, बॉयकॉट लीला, बॉयकॉट सेक्रेड गेम्स। ये कोई ट्रोल्स नहीं है, ये भारत का आम इंसान है जो कह रहा है कि मेरी संस्कृति को गाली देना बंद करो। किताबों में गाली दी, सिलेबस में गाली दी, पीएचडी स्कॉलर बन के आए तब गाली दी, थिएटर में गाली दी, बॉलीवुड में गाली दी। क्या है वो पिक्चर, ए दिल है मुश्किल, क्या क्या उसमें गाने होते हैं कि काफिराना और मुहाजिर, इनको रोमांटिसाइज कर दिया इन वर्ड्स को। काफिर, ये वर्ड रोमांटिक वर्ड कैसे हो सकता है? पर ऐसे ऐसे अपने लफ्जों को उन्होंने रोमांटिसाइज कर दिया कि हमारे बच्चे भी कहते हैं सब चलता है, माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई किया है ना। इसलिए आज जो हम यहां पर हैं, जितना सामर्थ्य है अपनी संस्कृति की बात रखें, जितना लिख सके, जितना बोल सके, एक्टिंग करें, डायरेक्टिंग करें, प्रोड्यूस करें, जो कर सके वो करें। ये आप सभी का एक गिलहरी प्रयास होगा इस राष्ट्रीय यज्ञ में। तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए और साथ में इनको एक्सपोज करते रहिए। आप देखिए आज हम कुछ बड़े नाम अगर लें, मीडिया जगत के या बाकी के नाम लें, वो एक ट्वीट करते हैं और उनके 5000 रीट्वीट्स होते हैं तो 5000 गाली पड़ रही होती है। वो कहते हैं कितने लोग ट्रोल करते हैं हमें। ट्रोलिंग नहीं है, यहाँ भारतीय आपको बता रहा है जो आप बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, भारत को गाली देना बंद करो। ये आम भारतीय है जो अवेयर है, उसको कंटेंट चाहिए, उसको चाहिए मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन है, मेरे जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा, संघ क्या है, हिंदुत्व क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, मैं जानना चाहता हूं। मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, मुझे स्कूल में अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया और शिवाजी पहाड़ी चूहा है यही पढ़ाया गया। मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। तो आप इन संस्थानों से मेरा सबसे निवेदन है, अच्छा कंटेंट क्रिएट कीजिए, खूब उसको शेयर कीजिए। आज की जनरेशन अपने आप को जानना चाहती है और तब ये जो वामपंथी है अपने आप ही एक्सपोज हो जाएंगे। ये तो ऑलरेडी खत्म होने की कगार पर है। सिर्फ इन कुछ प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जिनको क्लास प्लेटफॉर्म कहते हैं, मासेस में तो है ही नहीं, क्लास प्लेटफॉर्म्स में अभी भी धमक से हैं। पर आशा ही ने विश्वास है कि हम सबकी सजगता से, हम सबके एक्टिविज्म से ये भी इनको एक धक्का और लगेगा और ये धीरे धीरे जहां के लिए बने हैं इतिहास की किताबों में, उसके काले पन्नों में वहीं चले जाएंगे। तो मुश्किलें बहुत हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, हम सफल भी होते हैं, हम असफल भी होते हैं। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं